एक कहानी से या यूं कहें कि एक कल्पना से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी है जो जेल की सलाखों के पीछे है। उस पर हत्या जैसा मतलब संगीन आरोप लगा है, हाथों में हथकड़ियां हैं और मामला अदालत में चल रहा है। ठीक है। लेकिन उसी वक्त जेल की दीवारों के बाहर उसी आदमी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और एक नारा गूंज रहा है, जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। अच्छा, और फिर चुनाव के दिन वही आदमी भारी बहुमत से जीत जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, ये बिहार की राजनीति की एक असलियत है। बिल्कुल। और आज हमारे हाथ जो दस्तावेज और लेख लगे हैं वो हमें सीधे बिहार के मोकामा ले जाते हैं। मोकामा? हाँ, और ये अनंत सिंह की कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा और काफी उलझा हुआ सवाल उठाते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि हमारे लोकतंत्र में अपराध और राजनीति का ये रिश्ता आखिर है क्या। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजह है कि जनता कभी कभी एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नेता चुन लेती है जिस पर कानून की नजर में गंभीर आपराधिक आरोप होते हैं। तो चलिए इस मामले को जरा खोल कर लिखते हैं। अनंत सिंह, हाँ, जिन्हें उनके इलाके के लोग छोटे सरकार या बाहुबली जैसे नामों से जानते हैं। और यहाँ बाहुबली का मतलब समझना जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर होना नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी एक समानांतर सत्ता चलती हो, जो शायद कानून के दायरे के बाहर भी काम करती हो। सही कहा। उनके नाम के साथ कई आपराधिक मामले जुड़े हैं, अवैध हथियार रखने से लेकर धमकियां देने तक। लेकिन जो मामला इस पूरी कहानी के केंद्र में है वो हत्या का आरोप है। हाँ, वो हत्या का आरोप है। मामला काफी गंभीर था। 2 नवंबर 2005 को जेएसपी के एक समर्थक थे दुलार चंद यादव, उनकी हत्या हुई थी। अच्छा। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और मतलब शक की सुई अनंत सिंह की तरफ घूमी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब तस्वीर ये थी कि अनंत सिंह जेल में थे और बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका था। और यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमारे लोकतंत्र के बारे में कई मतलब बहुत असहज सवाल खड़े करती है। ये तो सुनने में ही बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? मतलब एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है और दूसरी तरफ उसी आदमी के लिए चुनावी माहौल बन रहा है। हाँ, ये स्थिति ही अपने आप में बहुत अनोखी थी, जहां बाकी उम्मीदवार मतलब दिन रात गलियों में घूमकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे, वहीं मोकामा की दीवारें अनंत सिंह के पोस्टरों से पटी हुई थीं। हाँ, जो आदमी सलाखों के पीछे था उसका चुनाव प्रचार बाहर जोरों पर था। और प्रचार का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। कैसा? उनकी तरफ से कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए जा रहे थे। अच्छा। बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता बनाया जा रहा था। उनके समर्थकों का एक नारा उस वक्त बहुत मशहूर हुआ था। कौन सा नारा? हमारा नेता जेल में नहीं, हमारे दिल में है। वाह। इस एक लाइन से मतलब बहुत कुछ साफ हो जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि उनके समर्थकों की नजर में उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित थे, एक साजिश थे। वो उन्हें अपराधी मानने को तैयार ही नहीं थे। मतलब कानून की अदालत और जनता की अदालत में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। जो व्यक्ति कानून की नजर में आरोपी था, वो जनता की एक बड़ी संख्या के लिए या तो हीरो बन चुका था या एक पीड़ित। और यहीं से हमारे लोकतंत्र की वो उलझन शुरू होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कानून की स्थापित प्रक्रिया और जनता की भावनाएं दो अलग अलग दिशाओं में चलने लगती हैं। हाँ, और सवाल ये उठता है कि जब ऐसी टक्कर हो तो लोकतंत्र का पहिया किस तरफ घूमता है। और इसका जवाब हमें मिला 14 नवंबर की सुबह, जब वोटों की गिनती शुरू हुई। हमारे हाथ जो लेख लगे हैं वो बताते हैं कि उस दिन मोकामा में माहौल देखने लायक था। हर चाय की दुकान पर, हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा थी। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक सबकी नजरें टिकी थी। और जैसे ही शुरुआती रुझान आने शुरू हुए, ढोल नगाड़े बजने लगे थे। रुझान शुरू से ही एक तरफा थे, है ना? बिल्कुल एक तरफा। अनंत सिंह की बढ़त जो शुरू में 1000 वोटों से शुरू हुई, वो देखते ही देखते 5000, फिर 10,000, 10,000 और आखिर में 28,000 से भी ज्यादा वोटों के एक विशाल अंतर पर जाकर रुकी। 28,000? हाँ, कुछ ही घंटों के अंदर नतीजा बिल्कुल साफ था। जेल में बंद व्यक्ति मोकामा का नया विधायक बन चुका था। 28,000 वोटों का अंतर।
ये कोई मामूली जीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरफा फैसला है। ऐसा लगता है जैसे मोकामा की जनता ने सिर्फ वोट नहीं दिया बल्कि एक संदेश दिया। सही कहा आपने। और हमारे स्रोत इस घटना को सिर्फ एक चुनावी जीत के तौर पर नहीं देखते। तो फिर क्या कहते हैं? वो इसे हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक एक्सरे कहते हैं। एक्सरे? हाँ, एक ऐसा आईना जिसमें एक कड़वा सच दिखाई देता है। एक सच जो हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर हम कहाँ आ गए हैं। ये नतीजा तो वाकई चौंकाने वाला है। एक आदमी जो जेल में है वो इतनी आसानी से चुनाव जीत जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मोकामा के लोगों के मन में चल क्या रहा था। उन्होंने एक आरोपी को अपना नेता क्यों चुना? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब मतलब सीधा नहीं है, बहुत परतें हैं इसमें। कुछ मुख्य वजहें जो सामने आती हैं वो हैं डर, जाति का समीकरण और ताकत की राजनीति। कई बार जमीनी हकीकत में ये चीजें विकास, शिक्षा और ईमानदारी जैसे मुद्दों पर भारी पड़ जाती हैं। लेकिन एक और भी कारण बताया गया है जो थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। हाँ, एक और बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? वो है रक्षक की छवि। रक्षक की छवि? हाँ, कई बार खासकर उन इलाकों में जहां सरकारी व्यवस्था कमजोर होती है, लोग एक बाहुबली नेता में अपना रक्षक देखने लगते हैं। अच्छा? हाँ, उन्हें लगता है कि एक साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार शायद कमजोर हो, वो उनके मुश्किल वक्त में काम नहीं आ पाएगा। लेकिन ये बाहुबली किसी भी तरह से उनका काम करवा देगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि जो इंसान खुद कानून के दायरे से बाहर है, लोग उसी से न्याय और सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। वही तो। और यही इस मामले का सबसे उलझावा पहलू है। इसे ऐसे समझिए, जब सरकारी तंत्र जैसे पुलिस या अदालतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती हैं या भ्रष्ट लगने लगती हैं, हाँ, तो एक खालीपन पैदा होता है। उस खालीपन को ये बाहुबली भरता है। वो शायद किसी की जमीन का झगड़ा मिनटों में सुलझा दे या किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर दे। पर ये काम वो कानून के जरिए नहीं करता। नहीं, अपनी ताकत और रसूख के दम पर करता है। इससे उसकी एक रॉबिन हुड वाली छवि बन जाती है, भले ही उसके दूसरे काम पूरी तरह से गैरकानूनी हो। हाँ, मतलब वो एक समानांतर व्यवस्था चला रहा है जो लोगों को ज्यादा असरदार और तेज लगती है। हाँ, और धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है। इसे वर्षों की आदत कहा गया है। अपराधियों को या बाहुबलियों को ताकत का प्रतीक मानने की आदत। बिल्कुल। वो भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति आज अपनी ताकत से आपका काम करवा रहा है, कल वो उसी ताकत का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकता है। इसी बात से जुड़ा एक बहुत तीखा सवाल इन लेखों में उठाया गया है। सवाल यह है कि आज आप अपराधी को वोट देंगे, कल उसी आदमी से न्याय की उम्मीद करेंगे। कैसे? ये तो दोहरी बात हो गई। वही, आज आप उसे वोट दे रहे हैं और कल उसी से इंसाफ की उम्मीद करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है, और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। हाँ। आप एक ऐसी व्यवस्था को चुन रहे हैं जो कानून पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति की मनमर्जी पर चलती है। हाँ। और मनमर्जी पर चलने वाली व्यवस्था कभी भी किसी के भी खिलाफ हो सकती है। तो ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक बीमारी की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल। और कहानी सुनाने के बाद हमारे स्रोत भविष्य की ओर देखते हैं, खासकर भारत के युवाओं की तरफ। हाँ, वो एक चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि अगर वोट देने का आधार सिर्फ जाति, धर्म या किसी बाहुबली का डर बना रहा तो असली मुद्दे हमेशा पीछे छूट जाएंगे। हमेशा। अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अस्पताल, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा, ये सब बातें सिर्फ चुनावी भाषणों में रह जाएंगी, हकीकत में कभी नहीं उतरेंगी। कभी नहीं। क्योंकि जिस नेता को पता है कि वो ताकत और डर के दम पर जीत सकता है, उसे इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। एक बहुत ही गंभीर और सच को डराने वाली तस्वीर खींची गई है। हाँ, कहा गया है कि अगर यही हाल रहा तो कल हमारी विधानसभाओं में नीतियां बनाने वाले नेता नहीं बल्कि केस नंबर बैठे होंगे। हर विधायक की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उस पर चल रहे आपराधिक मुकदमों से होगी। ये तो बहुत। और इसके उलट एक अच्छे नेता की परिभाषा भी बताई गई है। एक अच्छा नेता वो है जिसके खिलाफ कोई गंभीर एफआईआर ना हो, जिसकी छवि साफ हो, और जिसके दिल में जनता के लिए जगह हो, न कि उसकी जुबान पर गोली और गुंडागर्दी का डर हो। ये एक आदर्श स्थिति है, लेकिन लक्ष्य तो यही होना चाहिए। अंत में इस पूरी कहानी को सिर्फ अनंत सिंह की कहानी के तौर पर नहीं देखा गया है। नहीं, इसे हमारी चुप्पी और हमारी कमजोरी की कहानी कहा गया है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। संदेश बिल्कुल साफ है। अगर हम
यानी समाज और मतदाता खुद को नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं। नेता तो वही होंगे जिन्हें हम चुनेंगे। अगर हम अपराधियों को चुनते रहेंगे तो राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जाएगा। और डर ये है कि एक दिन ये देश ताकत और मनमानी से चलेगा, कानून और संविधान से नहीं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अनंत सिंह की ये कहानी जो जेल की सलाखों से शुरू होकर विधानसभा के गलियारों तक पहुंचती है, हमें हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है। ये उन जटिल उलझी हुई वजहों को दिखाता है जो तय करती हैं कि लोग अपने नेता कैसे चुनते हैं। डर, उम्मीद, मजबूरी और शायद एक टूटी हुई व्यवस्था में टिके रहने की कोशिश। बिल्कुल। और इन स्रोतों की बातों को समझने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या सवाल? इन लेखों का ज्यादातर ध्यान मतदाता की पसंद और उसकी जिम्मेदारी पर है, जो सही भी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, जब कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम लोगों को सुरक्षा और न्याय देने में लगातार नाकाम रहता है, तो क्या वो खुद ही एक ऐसी खाली जगह नहीं बना देता जहां लोग एक बाहुबली को कानून तोड़ने वाला नहीं, बिल्कुल, बल्कि अपना एकमात्र रक्षक और तुरंत न्याय दिलाने वाला समझने लगते हैं? हाँ, और अगर ऐसा है तो इस व्यवस्था को ठीक करने की असली जिम्मेदारी किसकी है? उस मतदाता की जो दो मुश्किल विकल्पों में से एक को चुन रहा है, या उस राज्य की जो उसे सुरक्षा और न्याय देने में ही नाकाम हो रहा है?